हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे कोचिंग क्लासेस में जिसका नाम है कोचिंग क्लासेस चंद्रपुर। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन के जो अनसॉल्व एग्जांपल है वो करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 130 से क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8? एट व्हाट डिस्टेंस, यानी हमको डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द मीन पोजीशन। जो डिस्टेंस निकाला है वो मीन पोजीशन से निकालना है। इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी जो स्पीड होगी, कौन से पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो कितने रहेगी? मैक्सिमम स्पीड के हाफ रहेगी, ये रहेगा। यानी v इज इक्वल टू हाफ वी मैक्स ये निकलने वाला है। तो ये v इज इक्वल टू हाफ वी मैक्स कब होने वाला है, वो डिस्टेंस हमको निकालना है। और यहां पर क्या दिए है? पाथ लेंथ दी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की 10 सेंटीमीटर। अब ये बच्चों पाथ लेंथ क्या होती है? तो जब भी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसके दो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट, दूसरा होता है निगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट। अब ये जो पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट और निगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट होता है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं पाथ लेंथ। तो बच्चों जो एम्पलीट्यूड आएगा ये ऑटोमेटिकली इसके आधा होने वाला है। तो एम्पलीट्यूड आएगा बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटास लिख लेंगे। तो यहां पर देखना है हमको डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन व्हेन, ये फाइंड करना है हमें। कब? तो v इज इक्वल टू हाफ वी मैक्स जब रहेगा तब। ठीक, मुद्दे की बात पे आते हैं। अब लिखना है हमें a की वैल्यू, तो a की भी वैल्यू लिख लेंगे। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? a की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, तो अब हमको फॉर्मूला लिखना है। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं बच्चों, एक रिलेटेड है वी मैक्स से जो कि है ओमेगा, और दूसरा है v से, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले क्या करेंगे, हम लिख लेंगे। अब देखते हैं बच्चों, यहां पर हमको पता है v इज इक्वल टू हाफ वी मैक्स है। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं वी मैक्स की वैल्यू पुट कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? v इज इक्वल टू हाफ ओमेगा ए मिल जाएगा। और यही वैल्यू मैं क्या करता हूं, हमारे पहला जो फॉर्मूला उसकी मैं अगर पुट कर देता हूं तो इस तरह से मिलेगा। अब क्या होता है, यहां पर ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो सकता है, तो ओमेगा ओमेगा को कैंसिल कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? a/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करता हूं, अब मैं करता हूं इसको कैंसिल, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं करता हूं इसको स्क्वायर। तो क्या मिलेगा रे बच्चों? तो मुझे मिलेगा a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। 4 को इधर लेके आते हैं, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से जो है 4a स्क्वायर को इधर लेके आता हूं तो मुझे क्या मिले? 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर मिल जाएगा। ये मिल गया, राइट, ये आ गया। ठीक, अब यहां पर क्या करता हूं, a इज इक्वल टू 5 है तो मैं यहां पर अगर इसकी वैल्यूज कर देता हूं तो मुझे 75/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं तो मुझे इस तरह का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक, x इज इक्वल टू 5/2 रूट 3 ये मिल गया। और मैं अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूं, रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.7 होती है। वो जब मैं इसके अंदर डाल देता हूं तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, वो मिल जाएगा 4.3 सेंटीमीटर। यानी जब x मीन पोजीशन से 4.3 सेंटीमीटर रहेगा उस टाइम पर जो वेलोसिटी रहेगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी रहेगी। ठीक, आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो बच्चों क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 पेज 135 ऑसिलेशन। In SI unit, the differential equation of SHM is d2x by dt square is equal to 36x. Find its frequency and period. तो हमें क्या निकालना है बच्चों? उसकी फ्रीक्वेंसी और पीरियड निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला जैसे कि वैसे लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे क्या कंपेयर कर देंगे। तो वो इक्वेशन क्या है? d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो यहां से हमको खुला खुला पता चला बच्चों कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो 36 है, यानी ओमेगा तो आने वाला है 6, राइट। ओके, बढ़ते हैं। अब हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी और ओमेगा के क्या रिलेशन होता है? वो होता है 2πn का। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है? t इज इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा होता है, या t इज इक्वल टू 1/n होता है। तो यहां से सीधे सीधे हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम माने t इज इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा, तो इस फॉर्मूले में अगर हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर दे तो डायरेक्टली हमारा टाइम पीरियड निकल जाएगा इस तरह से। तो टाइम पीरियड अगर हमारा निकल गया 1.046 सेकंड,
अब हमको पता है जो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है टाइम पीरियड के, तो वो डाल देंगे, n इज 1/t कर देंगे तो ये भी मिल जाएगा। तो ये कितना गया, 0.9548 हर्ट्ज आ गया। बहुत ही सिंपल था, हलवा सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अभी हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 130, चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है, अ नीडल ऑफ सेविंग मशीन मूव्स अलोंग अ पाथ ऑफ एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। जो एम्पलीट्यूड है वो किसका है, उसका 4 सेंटीमीटर है, विद फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, यानी एन दिया है 5 हर्ट्ज। तो हमको क्या करना है बच्चों, हमको निकालना है एक्सेलरेशन जब इसका टाइम दिया हो 1/30 सेकंड दिया हो, यानी वो मीन पोजीशन से 1/30 सेकंड जब क्रॉस कर लेता है तो उस टाइम पर उसका क्या एक्सीलरेशन रहेगा, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम निकालते हैं डेटा। तो एम्पलीट्यूड लिख लिया अपन ने 4 सेंटीमीटर, n इज 5 हर्ट्ज, t इज 1/30, ये आ गया है। अब मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं सबसे पहले फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अभी मुझे यहां पर क्या नहीं पता है, यहां पर मुझे ना तो ओमेगा पता है ना ही एक्स पता है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों के फॉर्मूलेस लिख लेता हूं सबसे पहले में। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल 2πn होता है। अब यहां पर जो है बच्चों एन की भी वैल्यू पता है, पाई की भी वैल्यू पता है, 2 की भी वैल्यू पता है। ठीक है, तो यहां पर ओमेगा कितना आता है, 10 पाई आ जाता है। ठीक है, अब मुझे मिल गई है ओमेगा की वैल्यू, अब मुझे निकालनी है एक्स की वैल्यू। तो मैं क्या करता हूं, एक्स का फॉर्मूला लिख देता हूं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला है। टाइम पीरियड पता है, ओमेगा पता है, ए की वैल्यू पता है, तो एक्स की वैल्यू निकालना कौन सी बड़ी बात है, तो निकाल लेता है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब ये साइन π/3 यानी कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, ये डाल देते हैं। तो x की वैल्यू कितने आ गए बच्चों, x की वैल्यू 2√3। अभी मुझे बताओ एक्सीलरेशन में हमें ओमेगा की वैल्यू मिल गई है, x की भी वैल्यू मिल गई है, सभी वैल्यूज हम इक्वेशन में डाल देते हैं तो हमें इस तरह का इक्वेशन मिलता है। अब तो बेटा हमको भी पता है कि √3 कितनी होती है, 1.77 होती है। ये वैल्यूज अगर हम डाल देंगे, 3.14 को हमने स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया, 9.86, ये आ गया है। आगे बढ़ते हैं, और अब बात है भैया इसको सॉल्व करने की, तो कितना आ गया, 3415 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। चूंकि हमने सभी वैल्यू जो सेंटीमीटर में लिए थे तो हमारे जो आंसर क्या आ गया, एक्सेलरेशन, वो भी सेंटीमीटर में आ गया। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा, हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक्सेलरेशन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इजी सवाल था। आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर एक सवाल आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 130, चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन का। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जूल। एक मास ऑफ पार्टिकल इज 20 ग्राम, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा गया है। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या दी है, पोटेंशियल एनर्जी दी है जो कि कितनी है, 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जूल दी है। ठीक है, तो मास ऑफ पार्टिकल कितना है, 20 ग्राम है। तो हम क्या करते हैं, हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा लिख लेते हैं। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी लिख ली है और मास को भी लिख लिया है और इनको कन्वर्ट कर दिया है। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है। अब पोटेंशियल की वैल्यू यहां पर डाल देते हैं तो हमें इस तरह का इक्वेशन मिल गया। अब यहां पर देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मर जाएगा। ठीक है, और यहां पर इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 हमने इस साइड ले लिया तो हमें क्या मिल गया, 0.2 पाई स्क्वायर इज इक्वल 2 × 10⁻² ओमेगा स्क्वायर, ये मिल गया है। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम ओमेगा की वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, सभी वैल्यूज हम डाल रहे हैं यहां पर, तो इससे हमको क्या मिल गया, इस तरह की इक्वेशन मिल गई है। ओमेगा स्क्वायर आ गया 98.596 आ गया। तो क्या मैं यहां से लॉग टेबल की मदद से मैं ओमेगा की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो मैंने ओमेगा की वैल्यू निकाली 9.93। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बच्चों ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा का फॉर्मूला है 2πn। अब यहां पर क्या मैं इस फॉर्मूले में अगर ओमेगा की वैल्यू डालूं तो मुझे फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी भैया। तो यहां पर क्या आ गई, हमारे फ्रीक्वेंसी के लिए एक फॉर्मूला बन गया, वो क्या है, 9.93 इज इक्वल टू 2π, ये फॉर्मूला मिल गया है। अब यहां पर मैं अगर सभी को सिंप्लीफाई कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 1.58 हर्ट्ज मिल जाएगा। राइट, इजी है, फ्रीक्वेंसी हैंडल हो गई। अगर आप चाहो तो इसको टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, इजी है आपके लिए, तो इजी है, t इज इक्वल टू 1/n निकाल लो, आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 130, चैप्टर नंबर 5, ऑसिलेशन। The total energy of a body of mass 2 kg performing simple harmonic motion is 40 joule. Find its speed while crossing the center of path. यानी हमको क्या दिया है, टोटल एनर्जी दी है 40 जूल, ठीक, मास दिया है 2 kg। अब हमको यहां पर उसकी स्पीड निकालनी है जब वो सेंटर ऑफ पाथ को क्रॉस करेगा, यानी सीधे सीधे हमको Vmax निकालना है। जब सेंटर ऑफ पाथ जो होता है वहां पर Vmax होता है, हमको पता है डिस्प्लेसमेंट 0 होता है और V होता है मैक्स, ये चीज तो हमको पता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो डेटा लिख लेते हैं। ये डेटा हमने लिख लिया है और उसके बाद फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। तो यहां पर T = ½ mv मैक्स स्क्वायर हो जाता है, राइट। तो टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें तो टोटल एनर्जी 40 = अब ये क्या आएगा बच्चों, 2 से मर जाए तो हमें क्या मिला, Vmax होल स्क्वायर 40 मिलने वाला है। तो यहां पर ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Vmax क्या आएगा, 6.32 मीटर पर सेकंड आएगा। मैंने गलती से वहां पर स्क्वायर लिख दिया है, आप उसको Vmax समझिए। Vmax कितना था, 6.32 मीटर पर सेकंड आता है, राइट। आगे बढ़े तो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 130, चैप्टर नंबर 5, ऑसिलेशन का क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है हमारा ये नया क्वेश्चन, अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 4 सेंटीमीटर। यानी एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड कितना है, 4 सेकंड। हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजिशन, यानी मीन पोजिशन को क्रॉस करने के बाद कितना टाइम लगेगा जब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आएगा, एम्पलीट्यूड के 1/3 आएगा, यानी x = 1/3a आने वाला है। वो टाइम क्या होगा ये हमको निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं बच्चों, सभी डेटा हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, x = a sin ω t, ये फॉर्मूला है। अब यहां पर बच्चों x कितना दिया है, a/3 दिया है, तो वो पुट कर देंगे तो इस तरह से मिलेगा। अब यहां पर बच्चों a से a मर जाता है तो हमें क्या मिलता है, 1/3 sin ω t की वैल्यू मिल जाती है। तो ये तो मिल गया है बच्चों 1/3 = sin ω t। तो बच्चों हमें ओमेगा पता है, नहीं पता है, लेकिन हमको टाइम पीरियड पता है। तो हम क्या करेंगे, ओमेगा = 2π/t कर देंगे, जिससे हमें ओमेगा की वैल्यू मिल जाती है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर ओमेगा की वैल्यू मिल गई π/2। तो मैं क्या करूंगा, 1/3 = sin π/2 × t का ये इक्वेशन बना लूंगा। अब मुझे क्या करना है, ये जो साइन इनवर्स 1/3 करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, साइन इनवर्स 1/3। तो बच्चों यहां पर क्या मिला है हमें, तो हमें मिला है साइन इनवर्स 0.33 = π/2। तो मुझे π/2 क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और साइन इनवर्स 0.133 की वैल्यू हमें कहां से निकलनी पड़ेगी, तो हमें लॉग टेबल से निकलनी पड़ेगी। वो कितनी आती है, यहां पर वो आती है 19 डिग्री 24 मिनट। ये आपको नीचे बाजू में लॉग टेबल दिख रहा है, वहां पर हमने वैल्यू को मार्क करके रखा हुआ है। अब यहां पर इस वैल्यू को मैं डिवाइड कर देता हूं 90 से, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे t मिल जाएगा और t कितना आएगा, 0.214 सेकंड मिल जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 14वां क्वेश्चन, पेज नंबर 130, चैप्टर नंबर 5, ऑसिलेशन का। अब यहां पर ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, फाइंड रिस्टोरिंग फोर्स acting on its bob of mass 50 gram when the displacement from the mean position is 3 centimeter। तो यहां पर क्या है, एक पेंडुलम दिया है जिसकी लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर दी है। फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स, यानी हमको क्या निकालना है, F निकालना है, जिसका मास क्या है 50 ग्राम। अब ये 50 ग्राम को हमको क्या करना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 50 × 10⁻³ kg कर देंगे। When the displacement from the mean position is 3 सेंटीमीटर। अब ये जो मीन पोजीशन जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो सभी डेटा को हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो आइए इसको कर देते हैं। लेंथ को किया हमने मीटर में, मास को किया हमने 50 × 10⁻³ kg में, और डिस्प्लेसमेंट कर दिया 0.03 मीटर में, राइट। आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है हमारा, F = mgx/L, ये फॉर्मूला है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो F = 50 × 10⁻³ × 0.981 × 0.03 डिवाइड बाय 0.1। ये सब सॉल्व करने के बाद बचता क्या है बच्चों, बचता है रिस्टोरिंग फोर्स बचता है।
ठीक है, तो F आ गया हमारे पास 14.715 इंटू 10⁻³ न्यूटन आ गया है। इजी था, कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 123, चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन। क्या कहता है हमारा ये क्वेश्चन? फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम if the acceleration due to gravity at the place changes from 9.75 meter per second to 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सॉरी मैंने पहले पढ़ा था 9.75 मीटर पर सेकंड, आप उसको पढ़ना 9.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे से गलती हुई, आप मत करना। तो अब यहां पर देखो बच्चों, जी दिए है दो, एक दिया है G1, दूसरा दिया है G2, है ना। G1 भैया और G2 भैया को दिया हुआ है। अभी हमको क्या करना है, अभी इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों हमने G1 और G2 की वैल्यू लिख ली है, फॉर्मूला हमको पता है, हमको चेंज इन लेंथ निकालना है। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल L G अपॉन पाई स्क्वायर। अब पाई स्क्वायर तो भैया हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। अब जो है L2 माइनस L1 निकालना है। G1 G2 की वैल्यू डाल दो तो हमें L1 और L2 का इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहां पर L1 और यहां पर L2। अब हमको क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, L1 इज इक्वल टू 9.75 अपॉन पाई स्क्वायर और L2 इज इक्वल टू 9.80 अपॉन पाई 2। अब हम क्या करेंगे, L2 माइनस L1 तो 1 अपॉन पाई स्क्वायर तो वैसे ही कॉमन निकलने वाला है। ठीक है, तो अंदर में क्या आएगा, 1 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 0.05 आने वाला है। तो इस तरह से करते हैं। तो L2 माइनस L1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? तो L2 माइनस L1 की वैल्यू गई 0.0051 मीटर आ गई। बहुत ही इजी सवाल था, आपके लिए तो बहुत ही चिल्लर होगा, है ना। आगे जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन। क्या कहता है हमारा 16वां क्वेश्चन? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यानी हमको क्या दिया है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो थ्राइस पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी जो फॉर्मूला है वो डिराइव करके रखा हुआ था जब हम पढ़ रहे थे इसकी इक्वेशन। जब काइनेटिक एनर्जी इस थ्राइस पोटेंशियल एनर्जी थी, वो क्या था बच्चों, ये फॉर्मूला था हमारा x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/2। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था स्पेशल केस में। तो हम यहां पर डायरेक्टली ऐसे काइनेटिक हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर की वैल्यू पुट ना करते हुए डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो हमारे लिए आसान रहेगा, टाइम भी बचेगा, आंसर भी बचेगा, है ना। तो यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर है एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है x जो आएगा वो 4 सेंटीमीटर ही आना है। आगे बढ़ते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 123, चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन। क्या कहता है हमारा ये क्वेश्चन? अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 2 पाई सेकंड्स। यानी टाइम पीरियड दिया है 2 पाई सेकंड और ये क्या कर रहा है, मीन पोजीशन O से ये ऑसिलेट कर रहा है। अब उसकी स्पीड जो देखी गई है बच्चों वो दिखी है b√3। कब? जब वो O से B पे जब रहेगा तब उसकी स्पीड देखी गई है b√3 मीटर पर सेकंड। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम O, तो पार्टिकल क्या कर रहा है, O से मूव कर रहा है एट दिस इंस्टेंट। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय पार्टिकल। तो हमें क्या करना है, यानी वो O से B गया है, जितना डिस्टेंस उसने क्रॉस किया है उतना ही डिस्टेंस उसे आगे भी करना है। तो वो आगे का डिस्टेंस कितना करने के लिए टाइम कितना लगने वाला है ये दिया है बच्चों। ये क्वेश्चन में जो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है किताब में वो π/3 है, वो मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि उन्हें पूरे टाइम पीरियड में से वो जो वैल्यू आती है वो वैल्यू को माइनस करके वो आंसर निकाला हो, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरे हिसाब से वो आंसर गलत है। देखिए आपको ये आंसर सही लगता है कि नहीं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, डेटा लिख लेंगे। t इज इक्वल टू 2 पाई, ये है डेटा, और x क्या दिया है, x दिया है b है, यानी x से ये जो डिस्प्लेसमेंट जितना होगा उतने ही आगे जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके लिए हमें निकालना है टाइम। ठीक है, तो यहां पर सब डेटा लिख लेंगे। v इज इक्वल टू b√3 मीटर पर सेकंड, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बच्चों फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। अब क्या करते हैं, हम यहां पर v की वैल्यू डाल देते हैं। v इज इक्वल टू b√3 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इस चीज को स्क्वायर कर देता हूं।
तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, बी स्क्वायर 3 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों 3b स्क्वायर है और इधर में बी स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूँ, ओमेगा जो है, ओमेगा इज इक्वल टू पाई अपॉन टी लिख देता हूं। तो मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे ही मुझे ओमेगा की वैल्यू मिलती है 1, तो मुझे उसमें डाल के यहां पर मिल जाएगा इक्वेशन 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मिल जाएगा इक्वेशन। अब यहां पर देखो बच्चों, अगर मैं b को इधर ले जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, 4b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये मिलने वाला है, राइट। तो ये इक्वेशन मिल गया मुझे यहां पर, ठीक। अब मुझे बताओ बच्चों, यहां से मैं क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, a इज इक्वल टू 2b मिल जाएगा मुझे। तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2b आ गई। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे ये वैल्यू हमारी इस इक्वेशन में डालनी है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी में। अब मुझे a भी मिल गया है, ओमेगा भी मुझे पता है, t को मुझे निकालना है, x मुझे b दिया है, ये सब वैल्यूज मैं डाल देता हूं। तो बच्चों अभी मुझे ये मिल गया है 1/8 इज इक्वल टू sin t। तो ये साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब रहते हैं, जब थीटा 30 डिग्री रहता है। तो यानी ये क्या आ गया, t इज इक्वल टू π/6 आ गया। तो t इज इक्वल टू π/6 लिखो या t इज इक्वल टू 0.5233 सेकंड लिखो। तो अभी कितना में जो हमने कहा π/3 दिया है, उन्हें टोटल टाइम पीरियड में से ये माइनस करके रखा है। हमारे हिसाब से आंसर π/6 आना चाहिए, उन्होंने शायद कुछ और निकाल के रखा है, मेरी समझ से परे था, मुझे ये आंसर मिल गया है 0.5233 सेकंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 18, चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन, पेज नंबर 130। देखते हैं क्या कहता है हमारा ये क्वेश्चन। अ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बॉडी मास m1 सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्प्रिंग इज t। तो एक पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दिया है t, जो कि किसका है, मास m1 का है। मास लिया, m1 लिया, उसको हमने घुमा दिया, उसका टाइम पीरियड आ रहा है t। अब यहां पर इन्होंने क्या बोला है, और एक मास इसको जोड़ दिया। पहले बॉडी जो है m1 को, उसने और एक मास जोड़ दिया, तो यहां और उसको क्या किया, उसको घुमा दिया इस तरह से। तो यहां पर जो नया टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2t। तो हमको क्या करना है, मास m1 और m2 को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, t इज इक्वल टू बाय अंडर रूट m बाय k, ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहां पर पहले का टाइम पीरियड और दूसरे का मास 1, तो t1 m1 लिख देते हैं। बाकी तो भैया 2 पाई और k जो है वो तो कैंसिल होना ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर हमने दोनों फॉर्मूले लिख लिए। अब यहां पर एक का आ गया t इज इक्वल टू पाई अंडर रूट m1 बाय k, दूसरे का आ गया 2t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m1 प्लस m2। ठीक है, ये इस तरह से फॉर्मूला आ गया है दूसरे का भी। अब हम क्या करते हैं, हम इनको कंपेयर करते हैं। तो t से t मर जाएगा, 2 पाई भी मर जाएगा, k भी मर जाएगा, सब मर जाएंगे। और क्या मिलेगा हमको मिलेगा ये छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा मुन्ना सा इक्वेशन मिलने वाला है। और बच्चों ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो आपको हलवा है, दोनों साइड में स्क्वायर कर लो। क्या आएगा, 4m1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आएगा, 3m1 इज इक्वल टू m2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो m1 बाय m2 का रेशियो आ जाएगा 1/3। इजी था, हलवा था। चलिए आगे बढ़ता है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पर एक बात है, 19, 20 और 21 मैंने ऑलरेडी वीडियोस में करके रखे हुए हैं, मुझे आ रहा है तरस। तो मैं क्या करता हूं, इसके अंदर वो डाल दूंगा और डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 20वां 22वां जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पर करना है बच्चों क्या, तो यहां पर पेज नंबर 130 पे क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको करते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, वेयर a, b एंड ओमेगा आर कांस्टेंट। ये तीनों जो वैल्यू कैसे हैं, कांस्टेंट है, यानी एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है और आपका जो ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो भी कांस्टेंट है, उन्होंने कहा है। Prove that particle perform a simple harmonic motion with amplitude a is equal to under root a square plus b square। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले बच्चों हमें ये प्रूव करना है कि ये जो पार्टिकल है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है और जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें निकलना पड़ेगा जो a है, एक्सेलरेशन है, वो क्या आएगा, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आता है कि नहीं। अगर वो आता है
तो वो ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, अगर नहीं आता है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आइए देखते हैं, तो वैल्यू क्या है हमारे पास, तो x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो मैं क्या करता हूं, मैं इससे पहले वेलोसिटी निकाल लेता हूं। ठीक, यहां पर वेलोसिटी क्या करना पड़ेगा, मुझे dx बाई dt करना पड़ेगा, और जब मैं dx बाई dt करता हूं तो मुझे क्या ही मिलता है बच्चों, v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा टी माइनस b ओमेगा sin ओमेगा टी मिलता है। अब मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन, राइट। तो एक्सेलरेशन की वैल्यूज क्या आएगी, माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा टी माइनस b ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी, ये वैल्यूज आ गई। अब मैं क्या करता हूं, यहां से माइनस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। तो यहां पर मुझे बच्चों जो दिख रहा है ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ये क्या है, ये एक्स है, डिस्प्लेसमेंट है, तो उसकी वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। तो ये तो वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन की, राइट। तो जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक्सेलरेशन की वैल्यूज होती है माइनस ए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक, ये इसका स्टेटमेंट लिख दिया, तो यहां से क्या पता चल रहा है हमें कि ये जो पार्टिकल है ये क्या कर रहा है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट देखना है a इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निकालना है, राइट। तो आइए इसे भी निकालते हैं, चलते हैं। ओके, तो यहां पर x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो हमें पता है बच्चों sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 क्या होता है, cos ओमेगा टी। तो यहां पर हम cos ओमेगा टी की जगह पे sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 कर देता है, और यहां पर जो a sin ओमेगा टी है ना उसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, और क्या लिखते हैं, a sin इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस 0। यानी हमें दो फाई मिल गया है, दो इनिशियल फेज मिल गए। पहली इनिशियल क्या है फेज 0, और दूसरी इनिशियल फेज क्या है पाई बाय 2। तो यहां पर देखिए इसको हमने चेंज कर दिया। ठीक, अब यहां पर हमें पता है r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 माइनस पाई बाय 2। ये इक्वेशन हमारा यहां से निकल के आएगा। पिछला जो इक्वेशन लिखा था उसी को फॉर्म इस फॉर्म में लिखा, जहां पर a1 a2 थी, यहां पर a और b है, वहां पर आपका पाई1 और पाई2 था, यहां पर 0 और पाई बाय 2 है। तो ये चीजें हमने लिख के रखी है, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर बच्चों cos 0 माइनस पाई बाय 2 क्या होता है, cos पाई बाय 2 होता है। ठीक, अब यहां पर देखिए आगे बढ़ते हैं, तो हमें पता है cos पाई बाय 2 क्या होता है, 0 होता है। तो हमें डायरेक्टली इक्वेशन मिल गया r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर दी है, दो वैल्यूज दी है x1 और x2 की, और यहां पर ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड और इपोक। इपोक यानी क्या होता है, इपोक यानी वही होता है डेविएशन, जो इनिशियल फेज होती है इसी को इपोक बोलते हैं। ठीक है, याद रखना ये चीज, जो इनिशियल फेज है उसी को हम क्या बोलते हैं, इपोक बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है हमने x1 और x2 की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें इसको वैल्यूज को कंपेयर करके हमारे इक्वेशन के साथ, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, a1 की वैल्यू क्या है 5, और phi1 की वैल्यू है पाई बाय 3। उसी तरह से a2 की वैल्यू क्या है 3, और phi2 की वैल्यू है पाई बाय 4। ओमेगा की वैल्यू तो है 4 पाई, राइट। तो ये सब वैल्यूज हम क्या करेंगे, ये सब वैल्यूज हम लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये जो वैल्यूज है ये हमारे रिजल्टेंट में डाल देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह का ये इक्वेशन मिल जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं cos पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4, तो हमें क्या मिलता है, cos 15 मिल जाता है, राइट। अब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, तो हमें बच्चों लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा ताकि हम cos 15 की वैल्यू निकाल सके। तो मैंने ऑलरेडी cos 15 की वैल्यूज निकाल के रखी है, जो कि है 0.9659 है। ठीक है, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 34 प्लस 30 इंटू 0.9659 मिल गई है। यहां पर r की वैल्यूज आएगी जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7.935 सेंटीमीटर। अब ये अंडर रूट की जो वैल्यूज है उसके लिए भी आपको लॉग टेबल को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को लॉग टेबल यूज करना आता है, नहीं आता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियोस बना लेंगे कि किस तरह से लॉग टेबल को यूज किया जाता है, राइट।
आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों निकालना है डेल्टा, तो डेल्टा निकालते हैं हम यहां पर, इस फॉर्मूले से हम डेल्टा निकालेंगे। तो जो सभी वैल्यू है वो सभी वैल्यूज हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब यहां पर फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा, और लॉग टेबल से यूज करके हमने ये सब वैल्यूज निकाले हैं, साइन 45 की, साइन 60 की, कॉस 60 की, कॉस 45 की, सबकी वैल्यूज निकाल के हमने ये इक्वेशन बना के रखा हुआ है। उसके बाद इसको अगर सॉल्व करते हैं तो डेटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.3959 आता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेचुरल टेंजेंट का लॉग यूज करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल जाती है, डेल्टा की वैल्यू वो कितने आती है, 54 डिग्री एंड 18 मिनट्स। अब यहां पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 है आपकी किताब के अंदर, पेज नंबर 130 के ऊपर, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, अ 20 सेंटीमीटर वाइड थिन सिलेंडर डिस्क। तो एक डिस्क दी है जो कि किसका डायमीटर कैसा है, 20 सेंटीमीटर है, और जिसका मास कितना है, 200 ग्राम है, और वो सस्पेंडेड की है किसी रिजिड सपोर्ट को एक थिन मेटालिक वायर के जरिए। बाय होल्डिंग द रिम ऑफ डिस्क द स्ट्रिंग इज ट्विस्टेड टू 60 डिग्री। तो यहां पर क्या किया, उस डिस्क को हमने 60 डिग्री से रोटेट कर दिया है और छोड़ दिया है। नाउ इट नाउ परफॉर्म्स एंगुलर ऑसिलेशन, जिसके कारण वो क्या कर रही है, एंगुलर ऑसिलेशन कर रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, राइट। और इसका पीरियड क्या है, तो इसका पीरियड है 1 सेकंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेटेड इन स्ट्रिंग अंडर अनडैम्प्ड कंडीशन, यानी अनडैम्प्ड कंडीशन दी है। अनडैम्प्ड कंडीशन क्या होती है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो यहां पर जो डेटा है, सबसे पहले हम डेटा को लिख लेंगे और उसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले हमको निकालना है टॉर्क निकालना है, और दिया क्या है, मास दिया है। मास कैसा दिया है, मास दिया है 200 ग्राम। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमने करके रखा है, 0.2 केजी में इसको कन्वर्ट करके रखा है। थीटा दिया है 60 डिग्री, उसके बाद आर दिया है 10 सेंटीमीटर। जो डिस्क है, डिस्क का डायमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर, उस तो रेडियस कितना आएगा, रेडियस आएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कितना आता है, 0.1 मीटर आता है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर थीटा जो 60 डिग्री दिया है उसको क्या कर लेते हैं, उसको हम π/3 में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहां पर जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या है, 1 सेकंड है। तो अब बच्चों बारी आती है फॉर्मूला लिखने की, वो हम फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो एक फॉर्मूला है, टी इज इक्वल टू आई अल्फा, एक फॉर्मूला है। दूसरी चीज है अल्फा निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा है। और एक तीसरा फॉर्मूला है जो कि है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तो यहां से अपना टी भी मिल गया है, तो टी से हम ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा की वैल्यू हम अल्फा में डालेंगे, और अल्फा में डालने के बाद जो अल्फा की वैल्यूज आएगी वो हम उससे हम क्या करेंगे, टॉर्क निकालने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूं, उससे अच्छा एक सिंपली प्लेन फॉर्मूला बना लेता हूं सभी वैल्यूज डाल के। तो यहां पर इस तरह से मैंने पूरा का पूरा एक फॉर्मूला बना के रख दिया, सभी वैल्यूज डाल दी है। अब मुझे क्या होता है, मुझे यहां पर मिल जाते ही ये इक्वेशन। इस इक्वेशन में अगर मैं पूरी वैल्यूज डाल देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इस तरह का एक इक्वेशन मिल गया। ये इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे टाउ मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा, 0.04133 न्यूटन मीटर मिल जाता है। तो आंसर आ गया है बच्चों। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो 22वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड पर मिनट बाय अ मैग्नेट इज वाइब्रेटिंग इन द प्लेन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 1.6 into 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। द मैग्नेट हैज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी आई दिया है कितना, 3 into 10⁻⁻6 kg मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, डायपोल मूवमेंट होता है। तो हमको क्या दी गई, क्या है वो अपन सबसे पहले, तो हमको दिया है भैया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बी होती है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है, और दिया है डायपोल मूवमेंट म्यू दिया है। अब हमको क्या करना है, तो हमको निकालना है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने होते हैं, ये निकालना है। तो डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है, n इज 1/2 पाई म्यू बी अपॉन आई, ये फॉर्मूला है। इसके अंदर वैल्यूज डालने का काम है और आंसर छोड़ाने का काम है। बहुत इजी सा सवाल है। अब बच्चों यहां पर पूछा था, हमने क्या किया, n की वैल्यू तो निकालनी है, और n की वैल्यू कितनी है, 0.637 पर सेकंड आ गई है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। हमको तो पूछा है भैया मिनट में, तो क्या करें, तो करते हैं इसको कन्वर्ट मिनट में। हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से, और तो हम कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई 60 से, तो आंसर आ जाएगा n इज 38.22 पर मिनट आ जाएगा। मजा आया। नेक्स्ट और लास्ट 32वां क्वेश्चन करते हैं और इस लेक्चर को खत्म कर देते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास इतना बड़ा दिया है प्रॉब्लम।
अब ये प्रॉब्लम क्या कर रहा है, वुडन ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ पिस्टन। तो हमने क्या किया, एक वुडन ब्लॉक को ले लिया जिसका मास क्या है, उसका मास है m। अब यहां पर ये क्या कर रहा है, पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहां पर उसको ड्यूरिंग वाइब्रेशन वी डू नॉट वांट टू ब्लॉक टू लीव द कांटेक्ट विद पिस्टन, यानी ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को कांटेक्ट टूटना नहीं चाहिए। अब बच्चों एक चीज तो याद रखो, जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहां पर जो फोर्स तो नीचे लग रहा है ना, तो वो तो कांटेक्ट टूटेगा नहीं। कांटेक्ट कब टूट सकता है, जब वो ऐसे धड़ाम से नीचे आएगा तभी कांटेक्ट टूट सकता है। यानी हमको देखना पड़ेगा कि भैया ये कांटेक्ट कब ना टूटे, जब नीचे आएगा, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगने वाली है, ये तो बात पक्की है। तो यहां पर जो नीचे आएगा, नीचे के एरो से दिखाएगा तब उसको कांटेक्ट टूट सकता है। तो हमको क्या चाहिए, हमको उसको नहीं टूटने देना है। तो ठीक है, हाउ मच मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज पॉसिबल इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज रेस्ट्रिक्टेड 25 सेंटीमीटर। तो हमको क्या पूछा गया है, जो एम्पलीट्यूड है इसका रेस्ट्रिक्ट किया है 25 सेंटीमीटर से। ठीक है, इन केस हाउ मच एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ ब्लॉक, यानी हमको एनर्जी पर यूनिट मास भी निकालना है, और हमको दिया क्या है, जी दिया है, पाई स्क्वायर दिया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, ए मैक्स का फॉर्मूला डाल लेते हैं, जो कि बाद में बनने वाला है हमारा जी मैक्स। ए मैक्स का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा स्क्वायर है ए। तो ये ए मैक्स क्या है बच्चों, ये और कुछ नहीं है बल्कि जी मैक्स है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होने वाली है वही होने वाला है, और कुछ नहीं। अब यहां पर बच्चों हमको क्या दिया है, ए दिया है, राइट। अब हमको ओमेगा नहीं दिया है, तो हमको ओमेगा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एन मैक्स हो जाता है। अब ये 2 पाई एन मैक्स हो गया, ये एन क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक, वही तो हमको निकालना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। इसको स्क्वायर कर दिया तो क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर एन मैक्स होल स्क्वायर आ गया। अब ये जो वैल्यू है हम अपने ए मैक्स में डाल देते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन आ गया है बच्चों हमारा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको जी कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो बच्चों, जी और पाई स्क्वायर की वैल्यू दी है 10 दी है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा ना, जी और पाई स्क्वायर दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको इस तरह से इक्वेशन मिल जाता है। अब यहां पर हमें ए की भी अगर वैल्यू डाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 = 4n स्क्वायर इंटू 0.5, और 4 इंटू 0.5 होता है 1। तो यहां पर ये इस तरह से आ गया इक्वेशन। तो ये आ गया 1 = स्क्वायर 1 आ गया। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है बच्चों की n की वैल्यू आनी है 1। ठीक, तो n की वैल्यू आ गई 1, यानी मैक्सिमम ऑसिलेशंस कितने होने वाले, एक होने वाला है, इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। ठीक है, ठीक। अब हमको निकालना है एनर्जी। पहला तो हमने निकाल लिया, अब क्या निकालनी है, एनर्जी। तो आइए एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, E = ½ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब हमको क्या पता है, ए की भी वैल्यू पता है, मास को m लिखना है ये भी पता है, ओमेगा क्या हो 2 पाई n होता है, तो ओमेगा स्क्वायर की भी वैल्यू डाल देते हैं इसके अंदर। सब वैल्यूज अगर पुट कर लेंगे हम, तो हमें मिल जाती है एनर्जी। वो कितनी आती है, 1.25 जूल पर केजी। कैसा लगा बच्चों हमारा ये वीडियो? अगर आपको ये पसंद आ गया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।